रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। इमाम गहरी नींद सोया हुआ था। दरवाजे की दस्तक ने उसे जगा दिया। उसने दानिस्ता तवक्कुफ किया। वो दस्तक एक बार फिर सुनने के इंतजार में था। दस्तक फिर हुई। ये जासूसों की मखसूस दस्तक थी। फिर भी उसने लंबा खंजर हाथ में लिया और दरवाजा खोला। धीमी आवाज में कहा, चंगेज। विक्टर ने जवाब दिया, विक्टर, अंदर चलें। इमाम ने अंधेरे में विक्टर का बाजू थाम कर पूछा, खून की बू कहाँ से आ रही है? विक्टर ने कहा, ये मेरा खून है। इमाम उसे घसीटता हुआ अंदर ले गया। दिया जलाया तो उसे नजर आया कि विक्टर के कपड़े खून से लाल और तर हो रहे थे। विक्टर के साथ उसका वही तारुफ था जो चंगेज ने गायबाना करा रखा था। इमाम ने उसे दूर से देखा। विक्टर को वो पस मंजर में रखते थे, जिसकी वजह ये नहीं थी कि वो ईसाई था, बल्कि ये कि उसे उन्होंने अंदर की इत्तलात फराहम करने का काम सौंप रखा था। ये जासूसी का एक तरीका और उनकी अपनी तंजीम थी। इस लिहाज से इमाम और विक्टर एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं थे। इमाम ने पूछा, तुम आए हो? चंगेज क्यों नहीं आया? विक्टर बोला, वो अब कभी नहीं आएगा। इमाम ने घबरा कर पूछा, क्यों? क्या पकड़ा गया है? विक्टर ने जवाब दिया, उसे उसके गुनाहों ने पकड़ा है और मेरे खंजर ने उसे सजाए मौत दे दी है। आप मेरा खून नहीं देख रहे? क्या आप मेरा खून बंद करने का बंदोबस्त कर सकते हैं? आप घबराएं नहीं, खुदा का शुक्र अदा करें कि चंगेज जिंदा नहीं, वरना हम में से हर कोई कैद खाने की अजियतों से मारा जाता। इमाम ने बहुत तेजी से दवाइयां निकाली, पानी लाया और उसके जख्म धोने लगा। विक्टर को कपड़े बदलने को कहा। विक्टर ने जवाब दिया, नहीं, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं इन्हीं कपड़ों में वापस जाऊंगा। मैंने आपका नमक खाया है। मेरा अजीज दोस्त और बड़े ही खतरनाक सफर का साथी मेरे हाथों कत्ल हो गया है। मैं आप सबके लिए अपने आप को कुर्बान करने का इरादा कर चुका हूँ। मैं अपनी गर्दन जल्लाद के आगे झुकाकर आप सबको साफ बचा लूंगा। इमाम उसके जख्म साफ करके उन पर सफूफ छिड़क रहा था और विक्टर उसे सारा वाकया सुना रहा था। उसने हर एक तफसील सुनाकर कहा, मुझे शक हो गया था कि ये औरत फरेब के सिवा कुछ भी नहीं। मैंने वो बूढ़ा कमांडर कभी नहीं देखा था जिसकी वो अपने आप को दाश्ता बताती थी। उसका हर रात चंगेज के रास्ते में आ जाना एक सबूत था कि वो करीब ही कहीं होती है और चंगेज पर नजर रखती है। मैंने चंगेज से जब भी कहा कि वो और ज्यादा एहतियात करे, वो गुस्से में आ गया। मैं आपको बता चुका हूं कि वो शराब भी पीने लगा था। मुझे शक है कि शराब में उसे हशीश मिलाकर पिलाई जाती थी, वरना चंगेज जैसा सख्त आदमी और ईमान का पक्का इतनी जल्दी और इतनी आसानी से इस फरेब में ना आता। बड़ी खूबसूरत लड़कियां उसे अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करने की कोशिश कर चुकी थीं। वो हंसकर टाल दिया करता था। उस औरत ने उसे अपने हुस्न और हशीश की आमेजिश वाली शराब के तिलिस्म में जिस्मानी नहीं, ज़हनी तौर पर गिरफ्तार कर लिया था। उसने जब ये बताया कि उसने औरत को बता दिया है कि वो जासूस है, तो मेरा दिल कांप उठा। मुझे जैसे आलम गैब से इशारा मिल रहा था कि चंगेज ने इतनी बड़ी लग़ज़िश की है जिसकी सजा सिर्फ उसकी नहीं, हम सब की मौत है। और उसकी ये लग़ज़िश शाम और मिस्र की आज़ादी की मौत का भी बायस बन सकती है। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मगर उसकी अक्ल पर औरत ने जो तिलिस्म तारी कर दिया था, वो उसे हमसे और अपने फराइज से और अपने ईमान से भी बहुत दूर ले गया। मैंने उसी वक्त इरादा कर लिया था कि अब यही एक सूरत रह गई है कि उस औरत को कत्ल कर दिया जाए, और अगर चंगेज का रवैया न बदले तो उसे भी खत्म कर दिया जाए। मुल्क और कौम को खतरे से बचाने के लिए एक आदमी का कत्ल कोई बड़ी बात नहीं होती। ये तो जासूसी का उसूल है कि गिरोह के किसी आदमी पर गद्दारी का शक हो या उसकी वसातत से राज फाश होने का खतरा हो तो उसे खत्म कर दिया जाए। मैंने फिर भी उसके कत्ल से गुरेज किया, मगर वो मुझे कत्ल करने के लिए पागल हो गया था। इमाम ने कहा, यह भी तो हो सकता है कि तुमने उसे गलत फहमी में कत्ल कर दिया हो सकता है लड़की मुसलमान ही हो और वो सच्चे दिल से हमारे लिए काम कर रही हो। विक्टर ने कहा, हो सकता है, लेकिन मैंने सबूत देख लिया था। मैंने चंगेज के साथ उसका जिक्र नहीं किया था। मैंने उस औरत को उस इमारत से निकलते और वापस जाते देखा था जहां हरमन के शोबे की लड़कियां रहती हैं। मैंने ये भी मालूम कर लिया था कि ये औरत किसी कमांडर की दाश्ता नहीं, वो उस इमारत में रहती है। आज रात मैं चंगेज के पीछे चला गया और जहां वो उस औरत के साथ बैठा था वहां से चंद कदम दूर मैं एक दरख्त के पीछे बैठ गया। औरत ने जिस अंदाज से चंगेज से राज की बातें पूछी और जो बातें पूछी वो इस शक को यकीन में बदलने के लिए काफी थी कि ये औरत सलीबियों की जासूस है। उसने त्रिपोली में हमारे छापामारों के मुतालिक पूछा और चंगेज को बताया कि सलीबी फौज के लिए रसद वगैरह का बेअंदाज जखीरा रखा गया है, जिसमें आतिशगीर सयाल के बेशुमार मटके हैं। मैं भी जासूस हूँ, मुझे भी अच्छी तरह इल्म है कि यहाँ कहीं भी इतना जखीरा नहीं रखा गया। उसने जो जगह बताई थी वहाँ कुछ भी नहीं है, आप खुद कल जाकर देख लेना।
चंगेज ने उसके आगे हमारी सारी जमात की निशानदही कर दी और उसने मेरा नाम लेकर मुझे भी बेनकाब कर दिया। मैं इतनी अहम जगह पर हूँ जहाँ मुझे राज की गहरी बातें भी मालूम हो जाती हैं। उस औरत ने मेरा नाम सुना तो वो अपनी हैरत को छुपा न सकी। वो बहुत देर खामोश रही, फिर वो उठ खड़ी हुई। हमारा इतना खतरनाक राज ये औरत ले जा रही थी और ये राज सीधा हरमन के पास जा रहा था। उसके नताइज का आप अंदाजा कर सकते हैं। मैंने उठकर औरत को पकड़ लिया और खंजर उसके सीने में घोंप दिया। चंगेज मुझ पर टूट टूट पड़ता था। उसे बहुत समझाया, हकीकत बताई, मगर शराब ने उसे हैवान बना रखा था। मैंने उसके खंजर से जख्म खाकर भी उसे समझाया, मगर वो सोचने समझने की हालत में था ही नहीं। मैंने महसूस कर लिया था कि जिंदा रहा तो मैं उसे काबू में नहीं ला सकूंगा और हमारा असल मकसद बुरी तरह खत्म हो जाएगा। मैंने उसे भी खत्म कर दिया। इमाम ने कहा, तुमने अच्छा किया है, मैं तुम्हारा फैसला कबूल करता हूँ। तुम अब त्रिपोली से निकल जाओ, मैं इंतजाम कर देता हूँ। विक्टर ने कहा, नहीं, सुबह चंगेज और औरत की लाशें सब देख लेंगे। मुझे यकीन है कि हरमन को मालूम हो चुका होगा कि चंगेज जासूस था। उसी ने उस औरत को उसके पीछे डाला था। वो यही समझेगा कि इन दोनों को मुसलमान जासूसों ने कत्ल किया है। फिर यहाँ के मुसलमानों के लिए कयामत आ जाएगी। पहले ही अहकाम मिल चुके हैं कि किसी पर जासूसी का शक हो तो उसे कैद या कत्ल कर दिया जाए। अब तो यूं समझो कि यहाँ के हर मुसलमान घराने पर हरमन ने एक एक जासूस मुकर्रर कर दिया है। ये लोग मुसलमानों को जुल्म तशद्दुद का निशाना बनाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। मैं वापस अपनी जगह जा रहा हूँ। मैं ये कत्ल अपने जिम्मे लूंगा और वजह ये बताऊंगा कि मैं और चंगेज रकीब थे। इमाम ने कहा, हम तुमसे इतनी कुर्बानी नहीं लेंगे। मैं तुम्हारे साथ एक आदमी भेजूंगा जो तुम्हें काहिरा छोड़ाएगा। विक्टर ने कहा, मैं अपनी जान की कुर्बानी देना चाहता हूँ। मुझे वो वक्त याद है जब मेरे शहर में सलीबी फौज के 2 अफसरों ने मेरी बहन पर हाथ डाला था। उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि मेरी बहन को उठाकर ले चलें। कोई ईसाई मेरी मदद को नहीं आया। 3 मुसलमान जवानों ने उन सिपाहियों का मुकाबला किया था। तीनों जख्मी हो गए थे, लेकिन उन्होंने मेरी बहन को बचा लिया। वो तो बालाई अफसर अच्छा था जिसने मेरी शिकायत सुन ली थी, वरना मेरी बहन भी न रहती और तीनों मुसलमानों को भी कत्ल करा दिया जाता। इसी वाक़े ने मुझे मुसलमानों का जासूस बनाया था। मैं आपकी कौम को इस एहसान का सिला देना चाहता हूँ। मैं अपनी जान जल्लाद के हवाले करके त्रिपोली के मुसलमानों की जान और इज्जत बचाऊंगा। उसने इमाम को बताया, सलीबियों ने फौजें जमा करनी शुरू कर दी हैं और उनका रुख हलब की तरफ होगा। वो सबसे पहले शाम को तहतेग करने का इरादा रखते हैं। अभी ये पता नहीं चला कि वो कब कूच करेंगे। ये भी मालूम नहीं हुआ कि उनकी सारी फौज एक ही इलाके पर हमला करेगी या आगे जाकर तकसीम हो जाएगी और एक ही वक्त कई मकामात पर हमले करेगी। सुल्तान अयूबी तक ये इत्तला बहुत जल्दी पहुंच जानी चाहिए ताकि वो मिस्र में न बैठा रहे। विक्टर को जो कुछ मालूम हो सका था वो उसने इमाम को बता दिया। वो उठा और इमाम के रोकने पर भी न रुका। कहने लगा, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, आपको कोई नहीं पकड़ सकेगा। ये कहकर वो बाहर निकल गया। वो शहर से भी निकल गया। उसके जख्मों से खून बंद हो चुका था। इमाम ने दोनों जख्मों पर पट्टियां बांध दी थी। उसने इस ख्याल से दोनों पट्टियां उतार कर फेंक दी कि जिनके पास वो जा रहा था वो ये ना पूछ बैठे कि मरहम पट्टी किससे कराई है। जख्मों से फिर खून रिसने लगा। वो उस जगह गया जहां चंगेज और औरत की लाशें पड़ी थीं। रात के पिछले पहर का चांद ऊपर उठाया था। विक्टर को शराब की सुराही और 2 प्याले पड़े नजर आए। उसने औरत के चेहरे को गौर से देखा। मौत भी उसके चेहरे का हुस्न नहीं बिगाड़ सकी थी। उसके खुले हुए रेशमी मुलायम बाल उसके सीने पर बिखर गए थे। विक्टर ने शराब की सुराही को देखा और ज़ेरे लब कहा, इंसान ने अपनी तबाही के कैसे कैसे जरिए इख्तियार किए हैं। उसने चंगेज को देखा और उसके पास बैठ गया। चंगेज का जिस्म बर्फ की तरह सर्द हो चुका था। विक्टर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम अच्छी तरह जानते थे कि औरत मर्द की कितनी बड़ी कमजोरी है और शराब ने बादशाहों के तख्ते उलट दिए हैं। तुमने इस कमजोरी को अपने अंदर डाल लिया। मैं भी आ रहा हूँ दोस्त। जल्लाद मुझे जल्दी ही तुम्हारे पास पहुंचा देगा। हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं। मैं आ रहा हूँ दोस्त, मैं आ रहा हूँ। वो उठा और बहुत तेज कदम उठाता उस इमारत की तरफ चल पड़ा जिसमें अफसर रहते थे। उसके जख्मों से खून बह रहा था। उसने नियाम से खंजर निकाला। उस पर खून जम गया था। उसने उसे अपने खून से तर किया और खंजर हाथ में रखा। खून ज्यादा निकल जाने से वो कमजोरी महसूस करने लगा था। उसने एक दरवाजे पर दस्तक दी। उसे मालूम था कि जिसके पास उसे जाना है उसकी रिहाइश यही है। कुछ देर बाद एक मुलाजिम ने दरवाजा खोला। विक्टर ने अफसर का नाम लेकर कहा कि उसे जगाओ और बताओ कि एक कातिल आया है। मुलाजिम अंदर को दौड़ा। अंदर से गालियों की आवाजें सुनाई देने लगी। अफसर गालियां बकता आया।
दरवाजे पर आकर कहर भरी आवाज में पूछा, कौन हो तुम, किसे कत्ल करके आए हो? मुलाजिम किंदील उठाए दौड़ाया। अफसर ने रोशनी में विक्टर को देखा, पूछा, तुम, किससे लड़ाई हो गई तुम्हारी? विक्टर ने कहा, मैं 2 इंसानों के कत्ल का इकबाल करने आया हूं, मुझे गिरफ्तार कर लें। अफसर ने उसके मुंह पर बड़ी जोर से थप्पड़ मारकर कहा, कत्ल का तुम्हें यही वक्त मिला था, दिन को क्यों ना कत्ल किया? मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूं जो इस वक्त तुम्हें गिरफ्तार करूं। इतनी गहरी नींद से मुझे जगा दिया है। उसने अपने मुलाजिम से कहा, ले जाओ इसे कैद खाने में बंद कर दो। मुलाजिम विक्टर को बाजू से पकड़कर चल पड़ा तो अफसर ने गरज कर कहा, ओए रुक जाओ, जंगली कहीं के, तुमने ये भी नहीं सोचा कि ये रास्ते में तुम्हें भी कत्ल कर देगा। अंदर लाओ इसे, इसने क्या किया है? विक्टर बुलंद आवाज से बोला, मैंने एक आदमी और एक औरत को कत्ल किया है जनाब। अफसर ने हैरत और घबराहट से पूछा, कत्ल क्या है? कत्ल क्या है? अगर मुसलमान को कत्ल किया है तो जाओ अपनी मरहम पट्टी कराओ। तुम उसे कत्ल न करते तो वो तुम्हें कत्ल कर देता। अगर किसी सलीबी को कत्ल किया है तो तुम्हें भी कत्ल होना चाहिए। अंदर आकर बताओ। विक्टर ने अंदर जाकर कहा, आपने मेरे साथ एक बड़ा ही खुबरू आदमी देखा होगा। उसने चंगेज का वो ईसाई नाम बताया जिससे वो जाना पहचाना जाता था। कहने लगा, मेरी दोस्ती एक औरत के साथ थी। मेरे उस साथी ने उस औरत को वरगलाया और मेरे और उसके ताल्लुकात तोड़ डाले। उस औरत के साथ दोस्ती कर ली और उससे मेरी बेइज्जती कराई। मैं उस औरत की दोस्ती से दस्तबरदार नहीं होना चाहता था। इन दोनों ने मुझे बहुत मुश्तइल किया। मैंने आज रात इन्हें इकट्ठे बैठे देख लिया। मैं दरअसल उन्हें देखने ही गया था। उन्हें मैंने ऐसी हालत में देखा जो मेरी बर्दाश्त से बाहर थी। मैंने औरत पर हमला किया और उसे खंजर से मार डाला। फिर अपने रकीब के साथ खंजरबाजी हुई। मुझे ये 2 जख्म आए, उसे भी 2 ही जख्म आए, मगर मोहलक साबित हुए। मैं कहीं भाग जाने के बजाय आपके पास आ गया हूँ। अफसर ने कहा, औरत के लिए कत्ल होना या कत्ल करना अक्लमंदी तो नहीं। ये अफसर बिल्कुल संजीदा नहीं लगता था। वो शायद विक्टर को छोड़ देता, मगर सुबह होते ही लाशें देखी गईं। हरमन और उसके नायब को पता चला तो दोनों गुस्से से पागल होने लगे। मकतूला उनकी बड़ी कीमती और कारामद मुखबर और जासूस थी और चंगेज उस औरत का शिकार था जिससे उस गिरोह का सुराग लगाना था। ये गिरोह महफूज हो गया था। विक्टर के जख्मों से खून बह रहा था। किसी ने उसकी मरहम पट्टी की न सोची। हरमन ने उसे पीटना शुरू कर दिया जिससे विक्टर बेहोश हो गया। उसके बाद वो कभी भी होश में न आया। दूसरे दिन बेहोशी की हालत में ही उसे जल्लाद के हवाले कर दिया गया। जल्लाद के कुल्हाड़े ने एक ही वार से उसका सर तन से जुदा कर दिया। उसके सर और धड़ को जब एक गड्ढे में फेंका जा रहा था, उस वक्त इमाम का रवाना किया हुआ एक जासूस त्रिपोली से दूर निकल गया था। उसे ऊंट पर भेजा गया था क्योंकि काहिरा तक का सफर बड़ा ही लंबा और बड़ा ही कठिन था, जिसे सिर्फ ऊंट बर्दाश्त कर सकता था। (572 हिजरी 1177 ईस्वी के अवाइल का एक महीना था। काहिरा के फौजी इलाके में गैर मामूली रौनक और चहल पहल थी। किसी मैदान में घोड़े दौड़ाए जा रहे थे और कहीं प्यादा सिपाहियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। शुतर सवारों की रौनक अलग थी। काहिरा से दूर पहाड़ी इलाके में मंजर ऐसा था जैसे जंग लड़ी जा रही हो। ये सुल्तान अयूबी की फौज की जंगी मश्क थी। एक वादी में आतिशगीर मादा फेंककर आग लगाई गई थी जो 20-25 गज तक फैली हुई थी। सवार घोड़े दौड़ाते उन शोलों में से गुजर रहे थे। एक जंगी मश्क दूर रेगिस्तान में हो रही थी। किसी सिपाही को पानी अपने साथ रखने की इजाजत नहीं थी। ये बड़ी ही सख्त ट्रेनिंग थी जो नए रंगरूटों को दी जा रही थी। भर्ती अभी जारी थी। फौज के तमाम सालार और दीगर अफसर उस ट्रेनिंग में मसरूफ थे। सुल्तान अयूबी सल्तनत के दूसरे मसाइल और उमूर की तरफ रात को तवज्जो देता था। उसका दिन ट्रेनिंग की निगरानी करते और सालारों को हिदायत देते गुजरता था। उसने सबसे कह दिया था कि अगर सलीबियों ने शाम पर फौज कशी न की तो इसका मतलब ये होगा कि उन्होंने लड़ाई से तौबा कर ली है या उनकी अक्ल जवाब दे गई है। मगर इन दोनों में से एक भी बात सही नहीं। वो जरूर आएंगे, सुल्तान अयूबी ने अपने पास खड़े एक सालार से कहा। उस वक्त तक किसी न किसी मकबूजा इलाके से अपने किसी आदमी को आना चाहिए था। वो एक चट्टान पर खड़ा जंगी मश्क देख रहा था। उसने कहा, सलीबी आएंगे जरूर। ये मुझे कोई जासूस ही बता सकता है कि वो किधर से आएंगे, कहाँ आएंगे और उनकी नफरी कितनी होगी। वो चट्टान से उतरकर किसी और तरफ जाने लगा तो उसे दूर से गर्द उड़ती नजर आई जो 1 या 2 घोड़ों की थी। सुल्तान रुक गया। गर्द करीब आई तो उसमें से 2 घोड़े बरामद हुए। एक पर अली बिन सुफियान सवार था और दूसरे को सुल्तान पहचान न सका। वो त्रिपोली से इमाम का भेजा हुआ जासूस था जो वहां से ऊंट पर रवाना हुआ था। बहुत दिनों बाद काहिरा पहुंचा। अली बिन सुफियान ने उससे रिपोर्ट ली और उसे घोड़ा देकर साथ ले आया ताकि ये रिपोर्ट सुल्तान को फौरन दे दी जाए।
जासूस ने सुल्तान अयूबी को बताया। कहा, सलीबी एक बर्क रफ्तार और तूफानी हमले के लिए तैयारियां कर रहे हैं। फौजों का इज्तिमा शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा फौज हुनैन के शाह रेनॉल्ट की है। वो इस तूफानी जलगार की क़यादत करना चाहता है। सुल्तान अयूबी ने कहा, वही रेनॉल्ट जिसे नूरुद्दीन जंगी ने गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया था। उसे वो अपनी शराइत पर रिहा करना चाहते थे, मगर जंगी की बेवक्त मौत रेनॉल्ट की रिहाई का बायस बनी। इक़्तिदार और ज़रो जवाहिरात के लालची उमरा ने नूरुद्दीन जंगी के कमसिन बेटे को कठपुतली बनाया और रेनॉल्ट को रिहा कर दिया। आज वो रेनॉल्ट इस्लाम का खात्मा करने आ रहा है। खैर, तुम आगे सुनाओ, उन्हें जलगार करनी चाहिए थी। और कौन होगा? जासूस बोला, त्रिपोली का रिमांड होगा। ज्यादातर अफवाज का इज्तिमा वहीं हो रहा है और हमले की तफसीलात वहीं तय हो रही हैं। तीसरा बॉल्डविन होगा, उसकी फौज भी कम नहीं। ये मालूम नहीं किया जा सका कि सलीबी फौज कब कूच करेगी। हमला शाम पर होगा। हलब, हर्रान और हमात के नाम सुने गए हैं। कूच जल्दी होगा। सुल्तान अयूबी ने कहा, अली बिन सुफियान, मुझे त्रिपोली से आखिरी इत्तलात का इंतजार रहेगा। अली बिन सुफियान की बजाय जासूस ने कहा, उन इत्तलात का इंतजार न करें जिनकी आप तवक्को लगाए बैठे हैं। सलीबियों के अस्करी ऐवान में हमारे 2 आदमी थे, दोनों मारे गए हैं। उसने राशिद, चंगेज और विक्टर का वाकया सुना दिया। सुल्तान अयूबी की आंखें लाल हो गईं। जासूस ने कहा, रेनॉल्ट ने दावा किया है कि उसकी फौज में 250 नाइट होंगे। अपने उन दोनों जासूसों ने मरने से पहले इमाम को बताया था कि सलीबी आपको छापामार और शबखून मारने का तरीका इस्तेमाल करने की मोहलत नहीं देंगे। उन्होंने कुछ ऐसी चालें सोच ली हैं जिनसे वो आपको मजबूर कर देंगे कि आप पूरी फौज को सामने लाकर लड़ें। उन्हें आपकी इस कमजोरी का इल्म है कि आपके पास फौज की कमी है। इसी के पेश नजर वो बहुत ज्यादा फौज ला रहे हैं ताकि आप घूम फिर कर न लड़ सकें। जासूस की ये इत्तला मिलने के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बाहर कम नजर आने लगा। वो कमरे में बंद रहने लगा। कागज पर मुमकिना मैदान जंग का नक्शा बनाकर उस पर पेशकदमी और दीगर चालों की लकीरें खींचता रहता। कभी अचानक अपने सालारों को बुलाकर उनके साथ बहस में उलझ जाता और उन्हें मौका देता कि वो भी राय दें और चालें सोचें। उन सालारों में एक ईसा अल हकारी था, जो एक काबिल सालार होने के अलावा आलिम और कानूनदान भी था। उसे बाज मौर्रिखों ने सुल्तान अयूबी का दस्ते रास्त भी कहा है। एक रोज सुल्तान अयूबी ने खिलाफ तवक्को कूच का हुक्म दे दिया। उसने फौज का खासा हिस्सा सूडान की सरहद के साथ खैमाजन कर दिया, क्योंकि उधर से भी हमले का खतरा था। उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यही थी कि वो पेशकदमी करता था तो उसके अकब में भी दुश्मन होता था। सलीबियों के लिए वो मिस्र की सारी फौज नहीं ले जा सकता था। उसने कूच किया तो मौर्रिखों के आदाद शुमार के मुताबिक उसके पास जो फौज थी वो 1000 प्यादा थी। ये सब ममलूक थे। ममलूक आजाद किए हुए गुलामों को कहा जाता था। ये लड़ाके और जंगजू थे। इनके अलावा 8000 घुड़सवार थे, जिनमें मिस्री भी थे और वो सूडानी भी, जिन्हें 1169 में सुल्तान अयूबी ने बगावत के जुर्म में फौज से निकालकर उन्हें जरखेज जमीनों पर आबाद कर दिया था। अब वो मिस्र के वफादार थे, उन पर एतमाद किया जा सकता था। मगर ये 1000 ममलूक और 8000 सवार नए नए फौज में भर्ती हुए थे। इन्होंने अभी जंग देखी ही नहीं थी। इनकी ट्रेनिंग बमुश्किल मुकम्मल हुई थी। सुल्तान अयूबी अपनी फौज अपने भाई अल आदिल की ज़ेरे कमान हलब के मज़ाफ़ात में छोड़ आया था। उसे किसी तरह अंदाजा हो गया था कि सलीबी इतनी जल्दी शाम तक नहीं पहुंचेंगे। उसने कूच बहुत तेज कराया और हलब जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि सलीबियों ने हर्रान के किले को मुहासरे में ले रखा है। आपने हर्रान का मुकम्मल जिक्र पिछली कहानियों में सुना है। सुल्तान अयूबी ने मुहासरा करने वाली सलीबी फौज को मुहासरे में ले लिया। उसकी ये चाल ऐसी अचानक थी कि सलीबी जम कर लड़ न सके। सुल्तान अयूबी ने बहुत से कैदी पकड़े और सलीबियों को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसने पेशकदमी जारी रखी और 2 अहम मकामात लिडिया और रमला पर कब्जा कर लिया। ये फुतुहात कदरे आसान थीं। मिस्र से आए हुए नए सिपाहियों के हौसले बढ़ गए। वो समझे कि जंग इसी तरह होती है जिसमें फतह हमारी ही होती है। इससे नए सिपाही गैर मोहतात हो गए। सलीबियों ने गालिबन दानिस्ता पसपा होकर सुल्तान अयूबी को धोखा दिया था। उन्होंने थोड़ी सी फौज की नुमाइश की थी। ये फ्रैंक्स थे। रेनॉल्ट और बॉल्डविन की फौजें अभी सामने नहीं आई थीं। वो उसी इलाके में मौजूद थीं। अब सलीबियों ने ऐसे सख्त इक़दामात किए थे कि सुल्तान अयूबी के जासूस दुश्मन के इलाके से निकल ही न सके। त्रिपोली के जासूस के बाद उधर से कोई आ ही न सका।
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا مت بھولیے. اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.